Assalamu alaikum. My name is Mehak Zara, and today we are here at MGC, and we're in conversation with the CEO of MGC, Mr. Numan. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम सलाम, फ़ाइन। आप Thank कैसी you so much हैं? वक्त देने के लिए. थैंक यू। आपका भी आपने भी टाइम जो है वो निकाला स्पेशली No problem. It's such एमजीसी an के लिए। honor. मुझे आपसे बहुत सारे questions करने हैं, ऐसे generic सवालात real estate के हवाले से भी, आपकी personal, because people know you as a developer, but there is more to you as a human being as well. And then when it comes to the professional life, उसके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, आपसे जानेंगे एमजीसी के नोशन के बारे में, 1% पेमेंट प्लान जो कि आपका एक टैग लाइन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देयर वाज सो मच हाइप अबाउट 1%, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताइएगा कि ये क्या था। 1% पेमेंट प्लान मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में जो है सब जानते ही हैं कि एमजीसी जो है उसने इसको स्टार्ट किया, और जो पीछे इसके बैकग्राउंड है और पूरा जो उसको किस हमने कॉन्सेप्ट पे जो उसको डिज़ाइन किया है, बेसिकली जो हमारा एक पहले फैमिली बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें भी हमने सबसे पहले एक क्लाइंट्स के लिए जो है वो एक आसानी पैदा की, जिसमें हमने 0% डाउन पेमेंट, फिर 0% मार्कअप, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले हमने स्टार्ट की। इसी तरीके से हमने अब रियल एस्टेट में जो क्लाइंट इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए इजी इंस्टॉलमेंट की है। 1% इंस्टॉलमेंट आपने देनी है, जिसमें आपने सिर्फ 20% डाउन पेमेंट है, वो भी आपने 10% करके पे करनी है, मतलब मीन्स कि 2 मंथ में, और 1% मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, और 1% इंस्टॉलमेंट भी आपने देनी है फॉर जो है वो 50 मंथ, जिसमें आपको उसके बाद जो है पोजेशन भी दे दिया जाएगा और आपकी 30% अमाउंट बैलेंस होगी। जो 30% अमाउंट बैलेंस आपकी, वो अपने 1% मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहना है आफ्टर पोजेशन भी। तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये कॉन्सेप्ट जो है कोई और इसको नहीं लेकर आया। तो इसमें आप ये कि 1% से कोई भी जो अपना घर बनाना चाहता है वो मंथली 1% इंस्टॉलमेंट दे के बना सकता है। इसी तरीके से अगर कोई जो लोग रेंट दे रहे होते हैं शॉप्स का, बजाय वो रेंट देने के वो बड़ी कम इंस्टॉलमेंट 1% दे के अपनी शॉप्स जो वो ऑन कर सकते हो, वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा प्लान डिज़ाइन किया गया। जैसे आपने बोला कि आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बिजनेस चलता आ रहा है, वो इससे भी कई साल कई पुराना बिजनेस है। सो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से ही चलते आए हैं। यू नो कि हमारी आवाम के लिए कितनी आसानियाँ किस किस चीज़ में फराहम कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट अबाउट टू से कि जीरो नहीं बोल सकते, पर आपने जीरो की जगह द मिनिमम नंबर 1%, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट नहीं, ज़ीरो बोल सकते हैं कि इस पे इंटरेस्ट 0% है। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारी नॉर्मल प्राइसेस हैं वही आपको 1% पेमेंट प्लान के साथ मिल रही हैं फॉर 7 to 8 years पेमेंट प्लान। इसके साथ साथ दिस इज नॉट द ओनली थिंग, ये 100 मंथ्स पेमेंट प्लान का क्या है स्ट्रैटेजी? हाँ, 100 मंथ जो हमारा पेमेंट प्लान है वो एक टोटली डिफरेंट प्लान है। उसमें इस तरह है कि आपने जो पोजेशन तक आपने 1% इंस्टॉलमेंट देनी है, और पोजेशन के बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 0.5% हो जाएगी, और आपको टोटल 100 मंथ मिल रहे होंगे, और पोजेशन के बाद भी आपको जो है वो 40 मंथ का टाइम मिल रहा होगा। मतलब आप उस घर में रह भी रहे हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं। तो बाकी इसमें हमारा सिर्फ एक 100 मंथ पेमेंट प्लान ही नहीं है, इसके साथ साथ एक हमारा 90-10 प्लान है। 90-10 के अंदर भी आपने 10% सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है, और बाकी 1% की इंस्टॉलमेंट आपने 90 मंथ के लिए देनी है। उसमें भी आपको पोजेशन पहले मिल रहा होगा, तकरीबन आपकी 30% 40% पेमेंट आपने आफ्टर पोजेशन देनी है। और इसके साथ जो एक और यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, कई क्लाइंट्स को डाउन पेमेंट देते वक्त जो उन्हें वो इशू आ रहा था कि 20% देनी है या 25% देनी है। मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ का आइडिया है कि जो एक स्टैंडर्ड है वो 25% 30% डेवलपर पहले पेमेंट मांग रहा होता है। तो हमने उसको भी पहले मिनिमाइज 20% डाउन पेमेंट रखा, उसमें भी 2 मंथ का टाइम रखा, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक मज़ीद आसानी की कि जो बंदा डाउन पेमेंट नहीं दे सकता उसके लिए एक मिनिमम 3% डाउन पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, कि जिसके साथ हमें 3% डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन ये है एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड इन्वेंट्री पे। तो लेकिन आप 30 नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 3% डाउन पेमेंट देनी है और 1% मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इस तरह से अगर पेमेंट प्लान्स देखें तो हमारे 4 टाइप्स के जो हैं वो पेमेंट प्लान्स बनते हैं। 1% है, इस तरह से 90-10 है, फिर हमारा 100 मंथ का है, और फिर हमारा 3% डाउन पेमेंट वाला भी है। अच्छा, एक जनरल पब्लिक के लिहाज से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हम अक्सर देख रहे होते हैं रियल एस्टेट कंपनी जितनी भी हैं, वो एक लमसम अमाउंट, डेवलपर जो होता है वो एक लमसम अमाउंट लेता है क्लाइंट से, उसके बाद वो उसको मंथली रेंटल फॉर्म में रेंटल वैल्यू दे रहा होता है।
जब तक एक चीज़ की कोई हतमी शक्ल नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटी उसकी है ही नहीं, तो ये रेंटल वैल्यूज और ये सारा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि हाउ डज दिस थिंग वर्क और लीगली इसके ऊपर क्या टेक है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा कि जो आप ये क्वेश्चन कर रही हैं, ये एक मेरा ख्याल है एक वो क्वेश्चन है जो एक जनरल पब्लिक का इस टाइम पे होना चाहिए। और इस टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू है हाई राइज के अंदर, वो इसी चीज़ का है कि एक आपकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है और आप उसको इंटरेस्ट या आरओआई या रेंट के नेम पे या डिस्काउंट के नेम के ऊपर लमसम पेमेंट लेके आप जो है उसको मंथली दे रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, एक अगर मैं इसकी सबसे पहले इसको अगर एक फाइनेंशियली इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, अभी इस पे हम जो एक शरई लिहाज से भी इस पे क्वेश्चंस हैं, लीगली भी इस पे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इसको फाइनेंशियली पहले अगर देखें तो ये अगर आपका एक प्रोजेक्ट सपोज कि वो 10 बिलियन का है, उसके अंदर आपने सेल्स जो हैं वो 1 बिलियन या 2 बिलियन की आरओआई मॉडल पे की हैं कैश लेके, वो तो चलें आपको एक हैंडसम अमाउंट आ गया एज ए डेवलपर, मुझे वो सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल उलट हो चुका था। उलट हो चुका था क्या मतलब अभी भी हो रहा है कि आपका अगर एक प्रोजेक्ट है उसकी टोटल वर्थ है सपोज 5 बिलियन रुपीस, तो उसके ऊपर जो पैसा उठा लिया गया क्लाइंट से इस इंटरेस्ट या इस आरओआई के चक्कर में, वो शायद वो 20 बिलियन हो। तो वो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो किसी सूरत भी, ये बात आपको मैं एक बड़ी गारंटी के साथ वो चैलेंज करता हूँ, किसी सूरत भी ये चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है कि एक चीज़ बनी नहीं है और आप उस पर रेंट दिए जा रहे हैं और वो पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है जो उसको आप पे कर रहे हैं, वो आप एक और क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं, आप उसको पे कर रहे हैं, एक और क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। इसका सिंपल एक ही जो ना एग्जिट पॉइंट है इस हाई राइज के अंदर, अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो। लेकिन जब आपने मंथली एक इंटरेस्ट की शेप में लोगों को पे करना होगा, आप कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे और चीज़ें लेके चलेंगे? तो ये इसमें एक बहुत बड़ा जो है हमारे लूप होल है इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन जो क्लाइंट्स बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर लालच पे जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। हाँ, अगर एक बंदा आपको लिमिटेड टाइम की, सपोज एक प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 1 साल का टाइम रह गया, वो आपको 1 साल के लिए एक मंथली डिस्काउंट या आपको जो है वो एक बेनिफिट दे रहा है, तो उसके बाद वो डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो बैक पे एक चीज़ चल रही है, बाय बैक। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है कि आपने हर क्लाइंट को जब एग्रीमेंट करना है और साथ लिख दिया बाय बैक। अब क्लाइंट लालच में कि एक तो मुझे मंथली प्रॉफिट मिलेगा, उसको वो प्रॉफिट का नेम दे, रेंट का दे, एक्सवाइजेड जो भी दे। सेकंड चीज़ ये कि मुझे साल के बाद 200 के बजाय पैसे जरूरत होगी तो मुझे वो मैं बाय बैक ले लूँगा। लेकिन अब चीज़ समझने वाली ये कि आप पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, आप एक रियल स्टेट में पैसा लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको उसने डिलीवर करना है प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा तो उसकी एक्चुअल एप्रिसिएशन क्या है, आप उसमें लॉस कर रहे हो। उसके जो एक्चुअल रेंट है आप उसमें लॉस कर रहे हो। तो आप सिंपल इस लालच में जा रहे हो कि मुझे बायबैक मिल जाएगा। अगर कल वो बिल्डर ही डिफॉल्ट में चला गया तो उसने बायबैक कैसे देना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें कि जब मुझे भी पता होगा मेरे पास ये एक चीज़, एक यूनिट एग्जिस्ट करता है, अब मैंने इस एक यूनिट को डेफिनेटली एक ही लोग बंदे को बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको बायबैक लिख के देना है, अगर मैंने एक यूनिट आपको सेल किया और साथ मैंने बायबैक लिख दी है, तो जब आप अपना यूनिट लेने भी होगे तो मैं आपको कहूँगा कि भाई ठीक है, आपका बायबैक, आप अपना अमाउंट ले लो। क्योंकि वो एक यूनिट बेसिकली मैंने 100 लोगों को बेचा हुआ, तो मैंने जब 100 लोगों को बेचा हुआ तो मुझे वो आपको पैसा वापस करने में ही मेरी जो है वो बचत है कि मैंने 10 से अगर और पैसा लेना है। तो ये बेसिकली एक पॉन्जी स्कीम है और इस चीज़ से हमें अब अवॉइड करना चाहिए। और मैं ख्याल माजी में जितने लोग डिफ़ॉल्ट हुए देखा हमें, तो ये सब के लिए एक हमारे लिए लेसन है जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी सूरत चीज़ प्रैक्टिकल नहीं। और फिर इसमें एक और चीज़ ये हो रही है कि जो कुछ ऐसे डेवलपर है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर किया हुआ है और वो एक डिलीवर ऐसा किया हुआ कि उसके ऊपर एक बंदे को भी पोजेशन नहीं दिया हुआ, एक बंदे को भी ट्रांसफर्स नहीं दी हुई और एक बंदे को भी जो है वो एक्चुअल रेंट नहीं मिल रहा। सपोज अगर एक ब्रांड बैठा हुआ, क्या उसने आपको डायरेक्ट उससे एग्रीमेंट कराया और उस एक डिलीवर प्रोजेक्ट को कोई 1000 दफ़ा बेच दिया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को ही, मतलब उसकी एक शॉप है, आप बेची जा रहे हो, जबकि उनके एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि ये अगर आप सेल कर रहे हैं, जब जाएं आप सॉफ्ट में इन्वेंट्री क्रिएट कराएं और किसी को सेल कर दें।
तो ये एक बेसिकली किसी हवाले से भी ना लीगली ठीक है, ना ये मेरे ख्याल एथिकली चीज़ होनी चाहिए, और ना इस पे शरई लिहाज से भी इख्तलाफ है, तो इसमें तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। आपने जिक्र किया शरई तौर पे, क्लियर इनफ वी अंडरस्टैंड के शरई तौर पे भी इस चीज़ के ऊपर ये ममनू है, बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स जो अभी तक मार्केट में चल रही हैं। लीगल की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लीगली इसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाते हैं? इफ दिस इज समथिंग दैट इज नॉट परमिसिबल और समथिंग दैट इज अ फ्रॉड, हाउ इज इट स्टिल फंक्शनिंग? देखिए, जब तक क्लाइंट को एक पैसा मिल रहा है तो वो कंप्लेनेंट नहीं है। अगर किसी अदारे को कंप्लेन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन क्या होगा? अगर आप ये देखें तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर नैब में केसेस हैं, तो अगर हम एक जो है वो रॉ लैंड पे जाएं जहाँ सोसाइटीज़ के एनओसी नहीं थे और सोसाइटीज़ लॉन्च कर देंगी, फाइल्स बेचनी शुरू कर देंगी, या उनके केसेस नैब के पास हैं या उसके केसेस नैब के पास हैं जो एक हाई राइज है, अप्रूवल्स भी नहीं हैं और आपने कंस्ट्रक्शन भी नहीं की और आप आरओआई दिए जा रहे हो, या आपका प्रोजेक्ट एक एग्जिस्ट करता है और आपने उस पर ओवर सेलिंग की हुई। तो ओवर सेलिंग की किस चीज़ की बेस के ऊपर की हुई जी? बाय बैक की आड़ में। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली और आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग में आ रहे हैं कि उसके अंडर आ रहे हैं कि आप लोगों को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर अभी कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन जो केसेस हैं और जितने भी अभी तक केसेस फाइल हुए हैं वो 90% जो है वो इस मॉडल की वजह से, और उसके बाद ही लोगों को समझ आनी शुरू हुई है Exactly. मॉडल है, दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल मॉडल, राइट? ऐसे ही। मिस्टर नुमान, अभी जो आपने पूरा मॉडल हमें समझाया, इसके साथ ही एक और भी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, या फिर मार्केटिंग कंपनीज, जितने भी लोग इस तरह के मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं, जब ये चीज़ सामने आती है या आ चुकी है अभी तक, तो उस तरह के लोगों का फिर क्या अंजाम हुआ? what was it that they faced afterwards? अच्छा, इसमें जो क्लाइंट है उसने तो डेफिनेटली पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो एक लालच पे किया है कि मुझे मंथली ये बेनिफिट हो रहा होगा। लेकिन जो अभी आपने एक बात की है, ब्रोकर जो हमारे मार्केट में यहाँ पे डिफरेंट एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, या एक ऑफिस बनाए हुए एज ए डीलर काम कर रहे हैं, या इवन हमारी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं एज ए सेल्स एजेंट जो काम कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा है जितनी कंपनीज ने प्रॉब्लम में आई, डिफ़ॉल्ट में, तो उन ब्रोकर्स के लिए, उन सेल एजेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि सम टाइम उन्होंने अपनी गारंटी के ऊपर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करवाया, और जिसके बाद जब एक क्लाइंट को कोई चीज़ देर से मिल जाए उसको इतनी तकलीफ़ नहीं है, एप्रिसिएशन कम आ जाए शायद इतनी तकलीफ़ नहीं है, उसका रेंट कम आ जाए इतनी तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब उसको ये चीज़ फील होती है ना कि मेरा पैसा तो डूब गया, तो वो फिर डेफिनेटली पैनिक करता है, और फिर वो जिसके साथ भी एसोसिएट हो वो उससे डिस्कस करता है। तो अब लेकिन उस ब्रोकर का, उस सेल एजेंट का शायद वो एक उसको इस चीज़ का एक्सपोयर नहीं था, या उन्होंने पीछे कोई हिस्ट्री में ऐसी पॉन्जी स्कीम्स को इस रियल एस्टेट के साथ लिंक होते हुए नहीं देखा, वो इस चीज़ के ऊपर काम करके। जबकि दो तरह के मॉडल हैं, एक तरफ मॉडल है हमारा एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर, एक बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है जो इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और एक तरफ जो है वो उसको आरओआई मॉडल पे सेल कर रहा है, मतलब एक कैश आप पैसा दें और मंथली आप ये लें। तो उसने दोनों सूरतों में सेल ही लेकर आनी। अब डिफरेंस क्या है कि सपोज के एक हम एग्जांपल लें कि एक यूनिट की प्राइस है 2 करोड़। अब वो 2 करोड़ की अगर वो प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेता है तो उसका हमें वो डाउन पेमेंट सपोज वो दे रहा है 20%, 4 मिलियन। तो वो अगर इंस्टॉलमेंट वाले को 4 मिलियन देगा, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देगा, वर्स्ट सिनेरियो उसका बनता है कि उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रोजेक्ट 1 साल 2 साल डिले हो जाएगा, लेकिन डिलीवर हो रहा होगा। अगर उसकी एनओसीज हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब चीज़ें। देखिए, एक बिजनेस है, जैसे अभी हमने देखा कुछ पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकली इश्यूज आए, फिर अभी इंडिया पाकिस्तान का एक इशू चला, तो कभी भी मार्केट में ऐसा कुछ आ जाता है तो कुछ चीज़ें बिजनेस में ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन उसका एक हमने देखना है कि जो वर्स्ट सिनेरियो होगा वो क्या है। लेकिन जो आरओआई मॉडल था, इसके अंदर जैसे कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा तो वो रेंटल चीज़ें रोकेंगी, तो आपका पूरा बिजनेस क्लैप्स कर जाएगा, तो आपके क्लाइंट्स वो लीगल में चले जाएंगे। अब वो क्लाइंट शायद 100 लोग लीगल में जा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरे क्लाइंट्स जो 1000, 2000, 3000 सफ़र कर जाएंगे। तो उसमें ब्रोकर ने बेसिकली इन्वेस्ट यहाँ भी 4 मिलियन किया, लेकिन यहाँ उसने अपनी जो रिबेट है, जो कमीशन है, वो उसने 2 करोड़ की सेल प्राइस के ऊपर लिया, इन्वेस्ट कराया 4 मिलियन। वहाँ पे उसने 4 मिलियन के ऊपर ही रिबेट लिया, मतलब पैसा भी कम कमाया और रिस्क बढ़ा लिया,
और उसको जब प्रॉब्लम आया तो वो ना सिर्फ उन लोगों को जवाब दे, फ्यूचर में जो और उसने अपनी सेल्स करनी थी, अपने बिजनेस को उसने मैनेज करना था, तो वो भी नहीं कर पाया। तो हर लिहाज से मेरा ख्याल है इस टाइम स्पेशली जो डीलर्स हैं उनको तो बहुत क्लियर है कि इस टाइम पे एक रियल मॉडल क्या है और एक फेक मॉडल क्या है। तो ये तो बिल्कुल अब एक चीज़ आ गई, एक रियल मॉडल एक फेक मॉडल है। तो हमने जो जितने सेल्स एजेंट हैं, ब्रोकर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, चीज़ को सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें उस तरफ जाना है जिस तरफ एक आपकी विन विन की सिचुएशन हो, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो बीच में ब्रोकर है एज ए मिडल मैन, सेल एजेंट, और चाहे वो डेवलपर है। तो सबका जो विनर इस पोजीशन में है कि वो डिलीवर हो। अगर डिलीवरी नहीं है तो आप कभी भी इसके अंदर जो है किसी तरीके से भी इसको मैनेज नहीं कर सकते। आपने भी जो दोनों मॉडल समझाए हैं, मैं एक जैसे मैं बता रही हूँ कि I'm asking questions on the behalf of the general public, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इतना भी काफी था कि एक मॉडल का शुरू से ही बताया जा रहा है, जैसे आपने बोला ब्रोकर्स भी उसमें कमा भी कम रहे हैं और रिस्क बहुत बड़ा है। इससे ज्यादा बेहतर ये है कि एक वेरीफाइड है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? सो ब्रोकर्स के लिए भी यही मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि नकारों से होशियार एंड बी केयरफुल, अबाइड बाय द राइट रूल व्हिच इज द कैशबैक। ऐसे ही है, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला के अंदर उसी में एक चीज़ हमें और जो सीखनी है कि सोना नहीं है। तो वो जागते रहना है, उसने देखना है उसने कि हम क्या चीज़ बेसिकली सेल कर रहे हैं, पीछे उस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, एनओसीज क्या हैं और उसके स्ट्रिक्स क्या हैं पाकिस्तान के मार्केट के अंदर। तो एग्जैक्टली तो हमने बेसिकली इस चीज़ को समझना है। इतनी इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल कि रियल एस्टेट के बारे में इतने आसान अल्फाजों में आप इतनी बड़ी चीज़ें हमें बता रहे हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछने लगी हूँ कि जो लोग फाइल्स में या फिर प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसका हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? देखिए, जहाँ तक फाइल्स और प्लॉट्स की बात है, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। फाइल्स तो किसी भी हवाले से आपकी सिक्योर नहीं है। फाइल पे तो एक आपका कोई सोसाइटी लॉन्च होती है, वो फाइल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है, और फाइल हमेशा उस जगह की होती है जिसका उसने प्लॉट नंबर कंफर्म नहीं किया, उसकी रीज़न प्लॉट नंबर ना देने की कि वो अभी उस चीज़ को लीगली अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसने लैंड परचेज़ किया है, एनओसी तो बहुत दूर की बात है, अभी लैंड परचेज हो रहा है, उसका टोकन, उसका वो जो हमारा एक डाउन पेमेंट चली गई है, एक अपने लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, तो लैंड उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है। सेकंड, लैंड ट्रांसफ़र होगा, देन प्रोसीड होगा, एनओसी आएगा, ठीक है। थर्ड, उसके ऊपर अप्रूवल्स होंगे उसका कि आया कि वो ब्राउन लैंड में एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर सोसाइटी बन सकती है, नहीं बन सकती, या और कोई इन्वायरमेंटल इशू हैं या और किसी डिपार्टमेंट के इश्यूज़ हैं। तो जब वो सारे एनओसीज क्लियर होते हैं देन वो प्लॉट क्रिएट कर सकता है। तो फाइल एक जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर आप देखें तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक सट्टा माफिया जो है, वो जो सट्टे पे वो सिर्फ फाइल्स पे नहीं लगा रहे होते, वो आपको मैचेस पे भी लगाते हुए नजर आएंगे, मार्केट में डॉलर शॉर्ट होगा वो वहाँ पे भी करते हुए नजर आएंगे, तो डिफरेंट चीज़ों में वो कर रहे होंगे। लेकिन जब वो एक्टिव होगा, वो बेसिकली फाइल्स मार्केट में फेंकी जाएंगी, खुद ही उसको महंगा परचेज किया जाएगा, मार्केट में एक चीज़ प्रॉफिट की फेक बना के दे दी जाएगी। तो उसके बाद जब आप मैक्सिमम पैसा निकाल दोगे, उससे अपने लैंड परचेज करना है, आपने मिसमैनेज करना है, आपने फ्रॉड करना है, लेकिन तमाम सूरतों में जो है वो जिसके पास एंड पे फाइल्स रह जाएंगी, वो उसके लिए एक रद्दी का जो है वो टुकड़ा रह जाएगा, और फिर वो उसको डिप्रेस होगा, जगह जगह लेके फिरेगा। तो वो तो एक टोटली मॉडल फेक है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट्स का भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन इसके लिए अभी जो नए हमारे बायलॉज आ रहे हैं, पहले इस्लामाबाद के अंदर जोनिंग थी, अभी पूरे पंजाब के अंदर जो है एक पंजाब मैनेजमेंट यूनिट है, उसने इसको जोन्स डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें क्लियर कर दिया है उन्होंने कि ये एरियाज़ ब्राउन जो हैं एरियाज़ होंगे जिसके ऊपर आप हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं और यहाँ नहीं बना सकते। पहले तो ये था कि जो जहाँ उठता था एग्रीमेंट करता था, एक थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के डेवलपर बन जाता था या मार्केटिंग कंपनी फाइल्स बनाई बेची, तो एक तो अब हर जगह सोसाइटीज़ नहीं बन सकेंगी। ये तो जो बड़े क्लियर बायलॉज बन चुके हैं, तो इससे मेरा ख्याल है ये कंट्रोल होगा। और दूसरी चीज़, क्लाइंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेट हो चुके हैं। और थर्ड चीज़ कि जो प्लॉट्स वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया के अंदर ना वो प्लॉट्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे एक हाई राइज बनाए जाते हैं और उसके पीछे एक पूरी
आपकी इंडस्ट्री है सीमेंट की, स्टील की और पूरी जो उसकी फिनिश करने की प्रोडक्ट है, जितने उसमें यूज़ होंगे, लेबर आपकी जो है वहाँ पे वो काम करेगी, वहाँ पे रोज़गार निकलेंगे, और फिर जो बिजनेसेस होंगे उसमें उसके ऊपर एक अलग जो है वो एक आपको इनकम आएगी। तो पूरी आपकी कई इंडस्ट्रीज उसके साथ लिंक हैं। तो कभी भी वो प्लॉट्स को प्रमोट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ हाई राइज को कर रहे होते। लेकिन अगर अभी हम यहाँ का थोड़ा सा ट्रेंड देखें कि आज से आप पीछे जाएं 10-15 साल पहले, कराची में था, हमारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस तरह का नहीं था, इवन लाहौर में नहीं था। अब मॉल्स वाला कॉन्सेप्ट आता गया है, तो आज आप शॉपिंग के लिए उन मॉल्स में जाते हैं, आपको वो एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है, आप उस कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि बाहर धूप है, बाहर बारिश है, आपने उस मॉल में जाना शॉपिंग के लिए। इसी तरीके से जो अब हमारा अपार्टमेंट का कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा अब आगे हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ बिल्डिंग्स थी 5 मरला 10 मरला, और वो एक फ्लैट्स बने हुए हैं और उनका ना एनवायरनमेंट ठीक है, ना वहाँ सर्विसेज ठीक हैं। लेकिन जो एक प्योर फैमिली बिल्डिंग्स हैं, जिसको प्रॉपर हाई राइज आप कहें, वो मिनिमम 5 कनाल जो है वो प्लॉट पे अगर एक हो रहा है, कोई 10-15 स्टोरी बिल्डिंग है, तो अब तो बाय लॉज चेंज हुए हैं, 30-30 स्टोरीज, 50-50 स्टोरीज की बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं। तो अगर ऐसी बिल्डिंग्स अगर हैं, तो एक प्रॉपर फैमिली बिल्डिंग, तो उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी, जो उसमें आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी, और जो उसका आपको एक आपके सराउंडिंग में आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। तो ये कल्चर अब स्पीड से जब डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक हमारी जो नीड है वो घर से ज़्यादा हमारे अपार्टमेंट्स की होगी। अभी मैं करंट आपको बताऊं कि अभी हमारे पास कई क्लाइंट्स हैं जो 10-10 अपार्टमेंट्स उठा रहे हैं। भाई क्यों आप उठा रहे हो? तो कमर्शियल क्यों नहीं लेते? अपार्टमेंट 10 में तो नहीं रहना आपने, कल इस पर रेनोवेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, रेंट होगा। तो वो उनकी जो आगे क्या है कि एयरबीएन के ऊपर हम इस पर एयरबीएनबी पे हम जो इसको लेके चल रहे हैं, और इसमें हमारी एक बहुत हैंडसम इनकम है। अगर उस इनकम को हम देखें तो उस टाइम सबसे बड़ी जो इनकम है, इवन के आपके कमर्शियल से, होटल स्वीट से भी ज़्यादा वहाँ पे तकरीबन 1% प्लस जो है वो मंथली वहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो अब प्लॉट की तरफ हम आते हैं, तो प्लॉट जब आपका कल डिमांड आपकी हाई रेज की ज़्यादा आ जाएगी, तो प्लॉट की वो वर्थ नहीं होगी। और फिर अगर आप पीछे 2-3 साल से जब ये रिसेशन का टाइम आया, तो आप प्लॉट्स में देखिए वो एप्रिसिएशन नहीं है। और क्यों नहीं है? इसके साथ जो है वो एक जो सट्टा माफिया उधर चलता है फाइज में, वो डेफिनेटली इन प्लॉट्स पे भी आता है, उसका इम्पैक्ट आता है, और खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। फिर टैक्सेस का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप एक तरफ हाई राइज है और एक तरफ आपके प्लॉट्स हैं, प्लॉट आपने परचेज करना है, सपोज अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आपने 1 करोड़ रुपये अप फ्रंट उसको देना है, आपने लेना है, तो आपको आज ही उसका सोर्स क्या है आपके पैसों का, मतलब अगर आपके पास वाइट मनी होगी आपके पास, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप उसको परचेज करेंगे। उसके ऊपर आपने टैक्सेस देने हैं, टैक्सेस जो हैं वो उस पर इन्होंने काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, बजट पे देखें अभी क्या होता है। तो उसके बाद फिर गेन टैक्स है, जो सुनने में आ रहा है कि मजीद बढ़ा रहे हैं, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी। इस वजह से उसमें जो एक सेक्टर की वजह से एप्रिसिएशन ज़्यादा थी, लेकिन अब वो चीज़ें रुकी हैं। लेकिन एक तरफ हम आए हाई राइज के ऊपर, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने एक डाउन पेमेंट देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, और टैक्स भी आपको विद होल्डिंग टैक्स आएगा, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ना आपको वो सोर्स अरेंज करने की ज़रूरत है कि इसकी मैंने वाइट मनी कहाँ से ली, और आपने पैसा जो थोड़ा आप कमा रहे हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वही आपने क्लियर करना है। तो इसमें टैक्सेशन के अंदर भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप फिर जो गेन के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, जब भी लूँ इसको बेचूँ, इसको लूँ इसको बेचूँ, तो आप एक इसको लॉन्ग टाइम एक अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट से देंगे, तो कल इसमें जो रेंटल इनकम है वो एक प्लॉट से तो ज़्यादा है, क्यों आप इस पर रेंट भी ले रहे हैं, कल आपने इस पर एप्रिसिएशन भी लेनी है। तो प्लॉट के ऊपर आपने सिर्फ एप्रिसिएशन लेनी है, उस पर गेन टैक्स भी देना। तो फिर अगर हम गेन टैक्स को भी देखें, तो जो घरों पे, अपार्टमेंट पे गेन टैक्स के स्लैब्स कम हैं, प्लॉट्स पे ज़्यादा हैं। तो प्लॉट का जो है सिंपल, अभी पीछे बल्कि एक टीवी प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने बड़ा एक एज ए जोक जो है वो पाकिस्तान के लिए कहा कि ये प्लॉटिस्तान जो है हमने क्रिएट कर दी है यहाँ पे, तो जब तक ये क्लोज हम नहीं करेंगे, हम रियल स्टेट क्या इसको हम सीख ही नहीं सके कि रियल स्टेट है क्या। बेसिकली रियल स्टेट ये कि जहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री चले, बहुत से लोगों को रोजगार मिले। तो अब ये प्लॉट वाला कॉन्सेप्ट ये ऐसे ही है कि मैंने हाई राइज के लिए प्लॉट लिया है, जो आपने पहले बात की कि वो बना नहीं और हम उस पर प्रॉफिट दे रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर लोगों से पैसा उठाता जाऊं, उनको देता जाऊं और बिल्डिंग ना बनाऊं, तो ये कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं हुई, और वो प्लॉट के अंदर कौन सा ऐसा तेल निकला है कि वो प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो एक हर चीज़ की एक लिमिट है, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट जाके क्रैश करती है। तो अभी ये ब्लेम चला गया कि यार जो पॉलिटिकली हमारी अनस्टेबिलिटी है उस वजह से हुआ है, या टैक्सेस की वजह से हुआ है। ये नहीं है, जब एक जगह पे सट्टा चलेगा तो उसकी जो लाइफ है
वो मैक्सिमम 2 ईयर 3 ईयर्स होगी, वो कहीं ना कहीं जाके फिर मार्केट क्रैश करेगी। वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेड के ऊपर सट्टा चला दें तो प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो टोटली रियल प्रोडक्ट है। वो 2 टाइप्स हैं। एक अपार्टमेंट है, अगर आज भी मैं बात करूं इस रिसेशन के टाइम पे भी, कि एक आपकी प्रॉपर मैनेज्ड बिल्डिंग के ऊपर आपका आज अपार्टमेंट हो, आप बिलीव करें कि लेने वाले 10 लोग हैं और जो प्रॉपर एक अच्छी बिल्डिंग होगी उसका जो सेल करने वाला बंदा वो एक होगा। तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई में मार्केट चलती है। जब आपकी ऐसी इन्वेंट्री ही मार्केट में नहीं है तो आपको अगर एक प्योर फैमिली बिल्डिंग का अपार्टमेंट चाहिए रीजनेबल प्राइस के साथ, तमाम अप्रूवल्स के साथ, तो आप उसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि मुझे बेहतर मिले, तो वो आपको वहाँ से मिलना है जो डेवलपर उसको बना रहा है। तो अभी वो डेवलपर बनाने वाले हैं कितने, वो गिनती के डेवलपर्स हैं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारी सप्लाई कम है। सेम इसी तरह से जो हमारा कमर्शियल है, जो ब्रांड्स लगे हुए हैं कि एक कमर्शियल बने हुए हैं, बीच में कोई एक जगह पे वो दूध दही वाला बैठा हुआ है, एक पे कोई वो नान बेचने वाला बैठा हुआ है, तो इस तरह का कमर्शियल का जो बेड़ा गर्क हो, तो इस तरह के कमर्शियल तो बहुत होंगे मार्केट के अंदर, या प्लॉट पड़ा उस पर हम कमर्शियल बना लें, ये भी बहुत है। लेकिन एक जगह पे प्रॉपर जहां ब्रांड हैं, तो आज आप एक ओवरसीज आई हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो आपको चाहिए होगा कि मुझे एक हर तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्लियर मिलें प्रॉपर्टी के। कल मुझे इस पे कोई ऐसा टेनेंट ना बैठा वो जो कब्जा करके बैठ जाए, मुझे ना किराया दे और ना इसको वो उसका कब्जा दे। तो ब्रांड बैठा होगा, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे, उसका रेंट अच्छा होगा। तो हम आपको जो कमर्शियल दे रहे हैं उस पर भी ब्रांड के साथ दे रहे हैं, तो ब्रांड उसके भी जो परचेजर 10 हैं, शायद ब्रांड पे लगी हुई चीज़ का सेलर एक होगा। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है कि फ्यूचर आपका टोटली हाई राइज का है, प्लॉट्स का नहीं। मिस्टर नुमान, मैं आपसे इस सारी कन्वर्सेशन के दौरान भी यही चीज़ नोट कर रही हूँ कि हाउ क्लोजली यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, और कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी नॉलेज के साथ आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा इस क्वेश्चन को हिट करने का मकसद ये था कि व्हेन आई वाज कमिंग हियर तो मैंने नीचे एक सेटअप देखा, एंड देयर वाज आई थिंक समथिंग दैट यू कनेक्ट टू योर क्लाइंट्स ऑन डेली बेसिस। उसका मुझे ज़रा बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देयर इज़ अ प्रॉपर सेटअप डाउन देयर आपके क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन के लिए, आई गेस। हाँ नहीं, वो डेली बेसिस पे नहीं है। एक हमने जो है हमारी मार्केटिंग टीम ने जो है वो एक स्टेप लिया कि ये हम हर जो है सैटरडे को हमारा एक जो इवेंट होता है जिसमें एक्सक्लूसिव मीटअप विद सीईओ जो हमने वो रखा है, तो उसमें हम ओपन ही, बल्कि इस रूम में मैं नहीं बैठ रहा होता, बाहर ओपन ही हमारा जो आप समझ लें कि एक क्लाइंट को रिसीव करना और उसको सी ऑफ करना, तो खुद वहाँ पे बैठ के एक क्लाइंट से मिलना। और ये हमने भी तकरीबन 2 वीक से स्टार्ट किया है। इसमें एक तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है क्लाइंट से, मार्केट में क्या हो रहा है, क्लाइंट कैसे देख रहा है। और मेन चीज़ जो मुझे मार्केटिंग टीम ने भी एक चीज़ हाईलाइट की कि हम पहले भी क्लाइंट को जो है प्रॉपर मिल रहे होते थे, हमारी पूरी टीम भी और मैं भी, लेकिन एक फ्रंट पे आके मिलना कोई भी डेवलपर इस तरह से नहीं मिल रहा होता। और इससे एक बड़ा डिफरेंट जो अलहमदुलिल्लाह फील हो रहा है। और आगे भी मैं आपके इस वीडियो के थ्रू एक क्लाइंट्स को ओपन मैसेज दूंगा कि कोई क्लाइंट भी मुझसे मिलना चाहे तो वो हम उसको ओपनली मिलते हैं, इसलिए कि उससे सीखा जाए, समझा जाए, और फिर जो ऐसे पेमेंट प्लान्स आपको बताएं, ऐसे नए पेमेंट्स प्लान लेकर आएँ ताकि जितनी आसानी कर सकें। We need more CEOs like you in the real estate, in other businesses and in other industries in Pakistan as well, because आपकी मार्केटिंग टीम ने ये इनिशिएटिव लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाने का बोला। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और इफ इट्स इवन अ डेवलप्ड बिजनेस, तो अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को असिस्ट करना, एंड देन द वे यू सेड कि आपको खुद सीखने को मिल रहा है। दिस इज सच एन ऑनरिंग थिंग फ्रॉम अ सीईओ जो कि अपने क्लाइंट्स को इतना वैल्यू दे रहे हैं। देखिए, कस्टमर्स के लिए एक हमारा प्रॉपर एक डिपार्टमेंट आफ्टर सेल्स सर्विसेज का जो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, कोई भी सेल्स हमारी हो जाती है उसके बाद जितनी उसको सर्विसेज, उसके एग्रीमेंट्स कंप्लीट होने क्लाइंट की, वो आफ्टर सेल्स सर्विसेज तो एक मस्ट किसी भी बिजनेस की ये जो एक बैकबोन है। तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हमारा एक्टिव है 24/7। वो कोई क्लाइंट मैसेज करना चाहे, कॉल करना चाहे, तो वो उनके रिकॉर्ड पे है, उसको बैक कॉल वो करते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक क्लाइंट का ना एक जो एक करंट सिनेरियो हमारे मुल्क का, और एक उसको एक इनसिक्योरिटी है, या जो डेवलपर्स के इश्यूज़ हैं उसमें उनका विजन क्या है, उसको लेके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या सबसे उसमें एक चीज़ ये कि क्लाइंट ने इस चीज़ को देखना चाहता है कि जो मैं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी बैक पे कौन है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए ये एक इनिशिएटिव डेफिनेटली मार्केटिंग टीम का था, तो इसको मैंने भी उनको अप्रिशिएट भी किया और उसके साथ
जो है उनको कहा ठीक है भाई आप मेरी दुकान फ्रंट पे लगा दो, वहाँ पे बैठूंगा मैं। 100%। जितना ये क्लैरिटी के साथ आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एमजीसी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उस प्लान की ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मिनिमम तो देखिए हम 1% इंस्टॉलमेंट तो कह दिया ना, 1% मंथली इंस्टॉलमेंट कम है। अगर आप उस सेंस में पूछ रही हैं कि उसके टोटल एक प्रोजेक्ट की वर्थ जो है उसकी जो यूनिट वो परचेज कर रहा है उसकी वर्थ क्या होगी, देखिए उसमें देखें 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है, तो उसकी डिफरेंट प्राइसेस है, वो तो एक एरिया ले रहा है। तो जो कमर्शियल शॉप्स है हमारे पास वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक हैं। तो मेरे ख्याल अभी तक हमारे पास 1 करोड़ से नीचे जो है ऐसा कोई नहीं है जो है इन्वेस्टमेंट। लेकिन उन क्लाइंट्स के लिए हमने एक डिज़ाइन की है, वो क्लाइंट्स जो सपोज के सराउंडिंग में ना आप देखें तो प्लॉट्स के ऑफर निकलती है, 15 लाख का प्लॉट है, 20 लाख का प्लॉट, आप इंस्टॉलमेंट्स देते रहे हो, पता चलता है बाद में वो फाइल है, वो प्लॉट समझ के ले रहा था, वो प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके लिए हमने एक सपोज कमर्शियल यूनिट है अगर 1 करोड़ रुपए का, तो हमने उसको 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। अब वो 4 लोगों का आपस में डिस्प्यूट ना हो, जी शायद ये एक फ्रंट पे बैठा हुआ है एक बैक पे बैठा हुआ है, नहीं, उसमें कितने % वो शेयर होल्डर है, ठीक है, और उसको मैनेज कंपनी करेगी, पोजेशन कंपनी के पास रहेगा, उसको रेंट पे लगाना, उसको डायरेक्ट एग्रीमेंट करा के देना, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आप 25 लाख रुपीस तक की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। मतलब 25 लाख रुपीस का मतलब कि अगर उसकी 1% इंस्टॉलमेंट बनती है तो वो 25,000 बनेगी। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप उसमें कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, हमने देखा है कि मर्द हजरात तो जितने भी चाहे पाकिस्तान में देखिए, बाहर मुल्क में तो खैर आजकल फीमेल भी, आजकल क्या बहुत अरसे से फीमेल एक शाना बशाना चलती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी कंपैरेटिवली देखें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खास तौर पर इन्वेस्टमेंट का और इस सब चीज़ों का नॉलेज फीमेल को नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा फीमेल को इस चीज़ की तरफ करना चाहें कि एमजीसी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और आजकल वुमेन को कितना ज़्यादा इसमें टेक भी लेना चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? अच्छा, इसमें मेरा आपसे थोड़ा सा एक इख्तलाफ है। अच्छा। कि फीमेल्स जो इस टाइम रियल एस्टेट में नहीं हैं। अगर आप ये देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ऑफिस में हैं वो मेरे ख्याल है 50% जो हमारा मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, तो उस पर भी देखिए फीमेल हमारा जो है वो स्टाफ जो है वो मेरे ख्याल मेल से ज़्यादा एक्टिव है। तो बल्कि मैं पार्किंग में देखता हूँ सम टाइम वो भी स्कूटीज़ लेके भी आ रही होती हैं, तो एक्टिव तो हैं। और दूसरी चीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर आप देखिए, जो भी अपने 25 लाख रुपीज़ का बताया आपको, ये वो फीमेल्स जो जॉब कर रही हैं या जो है कोई बिजनेस कर रही हैं या उनकी अपनी सेविंग्स हैं, तो वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ऐसी हमारे पास क्लाइंट्स फीमेल्स हैं जो मेरी जब सेल्स टीम ने मुझे मिलवाया तो मुझे उसको पता चला जी इन्होंने स्टार्ट किया था 25 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से कि हम एक स्पेस लें। तो उनको जब वो कंस्ट्रक्शन, एनओसीज, अप्रूवल्स और पूरा इन्वायरमेंट और मार्केट के अंदर सब चीज़ें नज़र आई, तो उन्होंने वो 25 लाख रुपीज़ को और ऐड कर लिया साथ। वो करते करते जिन्होंने कंप्लीट यूनिट पूरा बाय कर लिया। वो स्टार्ट छोटे स्टेप से हुआ था। तो फीमेल्स क्लाइंट्स भी हमारे पास ज़्यादा है। और फिर आप कह रहे हैं कि मर्द हजरात करते हैं, जो मर्द हजरात भी डिसीजन ले रहे होते हैं बैक पे तो फीमेल्स ही होती हैं। तो हाँ एग्जैक्टली, तो डिसीजन तो वहाँ से आ रहा होता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में औरतें अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अब तो माशाल्लाह आप सही फरमा रहे हैं कि फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इससे पहले बस ये कमेटियों का एक सिस्टम था, औरतों को इन्वेस्टमेंट का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। ऐसे ही है, देखें वो एक ओल्ड कल्चर आप कह लें, लेकिन अभी तो आप ये देखें कि नहीं था। आप देखिए अपने कमेटी में आप वही अपने पैसे एक ऐसे बंदे के पास रख रहे हैं जिसकी ना तो कंपनी है ना कोई सिक्योरिटी है, आप एक जस्ट एक ट्रस्ट रिलेशन आपका एक जो है उसके ऊपर आप हाँ ऐसे ही है, अंधा यकीन है, जब तक कुछ होगा नहीं उनके साथ तो वो यकीन जो कायम रहेगा। तो अभी उसमें आप दे रहे हैं, लेकिन जब आपको अमाउंट मिलेगा तो वो सेम एक्चुअल अमाउंट वापस मिलेगा। यहाँ पे आपको एक अप्रिशिएटेड अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। और फिर मेन चीज़ कि कल आपको एक रेंट दे रहा है, तो आपका एक लाइफ टाइम एसेट बन गया। और इसको मैं इस चीज़ के साथ थोड़ा सा एक देखूंगा, आपको एक कनेक्ट करूंगा, आपकी बात से मेरे जहन में आया कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना 2000s में की आप बात कर लें, क्यों मैंने 2000 से काम जो वो अपने बिजनेस में खुद बैठना स्टार्ट किया, तो मुझे शायद वहाँ की बातें जो ज़्यादा, तो उस टाइम पे जो हम सुनते थे जी फलां का जो वालद है ना वो इसके लिए करोड़ों की प्रॉपर्टीज छोड़ गया, ठीक है। और एक सुनते जी फलां के पास तो
सन 80 के अंदर भी जो वो गाड़ियाँ रखी हुई थी। लेकिन जिस दोनों के अगर पीछे हिस्ट्री उठाए ना, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई थी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के गया तो उनकी आज वो प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो गाड़ियाँ भी हैं, मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं। तो ये वो कामयाब है रियल एस्टेट के अंदर जो बायर है, जो अपनी एक चीज़ बनाए और उसको भूल जाए, बस उससे एक मंथली जो रेंट है वो कमाना शुरू करे, उसको बनाता जाए। तो वो जो उसका एक कंपाउंड इफेक्ट आएगा, उसका जो एक पूरा चेंज होगा, उसका पूरा आप लाइफस्टाइल, कल उसके पूरी फैमिली, वो एक टोटली उसका एग्जैक्टली। ये सवाल औरतों का मैंने इस वजह से भी आपसे किया बिकॉज हमें बताना चाहिए एज एन एक्सपर्ट इन द रियल एस्टेट इन द डेवलपिंग सेक्टर, ये जो कमेटियों वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लाके रखा, ये इसीलिए हमने टच किया। देखिए, आपका जो फीमेल का क्वेश्चन तो उसी से मेरे माइंड में ये आया कि देखिए, पहले मैं जब 2000 की बात की तो उस टाइम सिर्फ शायद कहता है जी हमारा वालिद ये छोड़ के गया। तो आज की जो हमारी जनरेशन है, उस जो जनरेशन का होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या छोड़ के गए, ये मेरी मदर जो है मेरे लिए ये चीज़ है छोड़ के जा रही हैं और ये मेरे वालिद छोड़ के जा रहे हैं। क्रेडिबल रियल एस्टेट एक लैंड में आप इन्वेस्ट करें ताकि आगे आने वाले वक्तों के साथ जब आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ अप्रिशिएटेड अमाउंट भी मिले। देखिए, ऐसे ही वक्त के साथ हमें चेंज होना चाहिए। देखिए, फीमेल्स का जो पहले था, कुछ ने कमेटीज़ वाला था, हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ने गोल्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ, चले जी मेरा वक्ती शौक भी पूरा और एक एसेट भी मेरा है, डेफिनेटली वो भी एक एसेट है। फिर एक प्लॉट्स का टाइम आया, आज हाई राइज का है। तो मेन चीज़ क्या हमें देखना है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हमें जो वक्त है ना उसके साथ चेंज होना है। एग्जैक्टली। तो देखिए, समंदर एक तरफ बह रहा है ना, तो आप उसके साथ बहना शुरू कर दो, उसकी अगर आप ऑपोजिट आप जाओगे तो आप थक जाओगे। तो मेन चीज़ जो वक्त अब चेंज हो गया है, तो जो अब तो घर का हर फर्द काम करेगा तो हमारा सर्वाइवल है। तो उसके लिए हमें ऐसी अपने साइड पे अपनी इनकम्स बनानी चाहिए कि जिसके लिए कल हमारी फैमिली, हमारा बुढ़ापा वो सफ़र ना करे। और हम इस अगर पूरे एशिया की अगर हम देखें तो यहाँ का जो ओल्ड एज बेनिफिट है, वो हकीकत ये है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी से कॉन्सेप्ट हमारा ये था प्लॉट चीज़ें करके, अब हम जब उसको बेचने जा रहे हैं वो माइनस में जा रहा है, बिक नहीं रहा, या खाली प्लॉट पड़ा हुआ है कब्जा हो गया, या खाली प्लॉट पड़ा हुआ है टैक्सेस में इशू आ गए। तो इन चीज़ों से हमें निकल के हमें ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमें इनकम भी दे और हमारी अप्रिशिएट भी करे और फ्यूचर में हमारे कल वो बच्चों के काम भी आए। जैसे जैसे इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि शहर भी एक्सपेंड होता जा रहा है, बट एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक टॉप लोकेशन है मुमताज सिटी, उधर आपका एक प्रोजेक्ट है अलकासा, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसकी इम्यूनिटीज़, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट अलकासा। अच्छा, जो हमारा अलकासा प्रोजेक्ट है, जैसे आपने पहले बताया, उसमें लोकेशन जो है वो बहुत आइडियल है, एयरपोर्ट के साथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका वो किस माइंडसेट के साथ उसको डिज़ाइन किया गया है, और उसके जो हमने डिज़ाइन किया है वो टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है। आपको एक भी पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी कि ऐसा जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है। उसमें आप इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करनी है बेसमेंट में अपनी प्राइवेट पार्किंग में, जिसका आपका पास रिमोट शटर है और आपका वो क्लोज हो गया और आपने अपनी ही पार्किंग में से प्राइवेट लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में जाना है। Really interesting. एग्जैक्टली। तो अब आपने अपने अपार्टमेंट में जाना है और जो आपका ड्राइवर या सर्वेंट रूम है वो आपकी पार्किंग में ही वो नीचे रह जाएगा। आप अपने प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में, तो उसी अपार्टमेंट में आपको प्राइवेट पूल भी मिलेगा और डुप्लेक्स अपार्टमेंट होगा, और वो तकरीबन जो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी जो हाइट है तकरीबन 18 फीट, जो आप उसमें एक मेज़ानाइन जो है वो एक अलग उसमें बेडरूम या स्टडी रूम क्रिएट करना चाहें, आप उसको कस्टमाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। वो पूरा एक प्रॉपर टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट है और पूरा आपका वो सिक्योरिटी सिस्टम आपका पूरा आ गया उसमें, और वो पूरी एक आपकी हाई राइज बिल्डिंग में आ गया जिसमें आपका एक सिक्योर भी है और पूरा आपको एक घर वाला फील भी है और वो अपार्टमेंट वाला फील भी नहीं है। तो बड़ा एक डिफरेंट जैसा वो एग्जैक्टली। तो वो इस तरह के उसमें हमने तो ये डिज़ाइन किए हैं। फिर उसमें पेंट हाउसेज हैं, फिर उसमें कुछ हमने हॉलीडे होम्स का कल्चर जो इंट्रोड्यूस करवाया। बताएंगे हॉलीडे होम? हॉलीडे होम्स का बेसिकली अगर हम दुबई में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है। अगर अभी हम लोग जो है उस पर लेके चल रहे हैं, पोज के होटल स्वीट्स हैं, लोग एज ए होटल ले रहे हैं या एयरबीएनबी पे कुछ अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, तो हॉलीडे होम्स का ये कि आप उसको बुक कर सकते हैं फॉर मंथ, फॉर 2 मंथ, जो हमारे ओवरसीज़ गर्मी की छुट्टियों में आना चाह रहे हैं या
वो विंटर में वास्तव में हमें ये फैसिलिटी एग्जैक्टली एक फ्लोर जो हमारा कंप्लीट हॉलीडे होम्स का, और उसमें जो तमाम सर्विसेज हैं वो आपको एक जो 5 स्टार होटल स्टैंडर्ड की हैं वो तमाम सर्विसेज साथ होंगी, लेकिन वो आपको एक होटल की बनिस्बत चीप पड़ रहा होता है। अच्छा, क्योंकि हमने जिक्र किया कि ये प्योर रेजिडेंशियल है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज हैं? जैसे आपने बोला कि होटल्स की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, तो क्या कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं या इट्स नहीं वो देखिए नहीं उसमें देखिए जो कंप्लीट प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन उसमें नीचे एक एग्जेक्टिव क्लब है जिसमें रेस्टोरेंट्स, जिम, स्पा, स्वाना जो एक अमेनिटीज बिल्डिंग में होनी चाहिए वो सब हैं। और हम एग्जैक्टली और जो MGC है वो ऐसी अमेनिटीज़ नहीं अनाउंस करता कि हमने 50 अमेनिटीज़ दे दी, हमने 100 अमेनिटीज़ दे दी। जब उसकी हम डिटेल्स में जाते हैं पता लगता है ये अमेनिटीज़ तो अभी ना UK में है, ना US में है, ना दुबई में है, लेकिन हमने पाकिस्तान में दे दी हैं। लेकिन वो सिर्फ 3D जो MGC आपको दिखाएगा एलिवेशंस में 3D में अपने फ्लोर प्लान पे अमेनिटीज़, तो वो सब पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल हों। तो मेन चीज़ कि वो एक प्रैक्टिकल भी हों और उसको कल हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हों। तो ये हम इसको सब चीज़ों को सोच के जो डिज़ाइन कर रहे हैं। साइज के बारे में बताएं, तो ये कितने साइज पे है प्रोजेक्ट? ये तकरीबन हमारा को 6.5 कनाल पे है और टोटल 19 स्टोरी हमारा जो ये प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कहाँ? अभी इसका जो है प्री लॉन्च फेस है, अभी इसका जो अप्रूवल सारा उसका प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और फिर इसका जो है वो लॉन्च फेस आ जाएगा। तो प्री लॉन्च का मतलब ये कि जो आज आप रेट एंजॉय कर सकते हैं वो लॉन्च टाइम जो है आपको इतनी एप्रिसिएशन आ जाती है। मींस कि आपने पे किया हुआ होता है 20% और जो एप्रिसिएशन आ रही होती है आपको 100% अमाउंट पे आ रही होती है। तो शायद आपका जो पेड अमाउंट है उसकी आपको कोई 100 से प्लस 200% तक जो उसकी एप्रिसिएशन आ रही है, अगर आप पेड अमाउंट पे जाएंगे तो वो आपको एक बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट हो रहा होता है। मैं आपके बारे में जब थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि आपको हॉस्पिटैलिटी का भी बहुत शौक रखते हैं, और ये मुझे यहाँ से पता लगा कि DHA में अगर हम देखें तो हॉलीडे इन जैसा प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन में देखें तो बेस्ट वेस्टर्न जैसे प्रोजेक्ट्स को आप लेके आ गए हैं। इसके बारे में क्या थोड़ा सा विजन आप अपना बताएं, हॉस्पिटैलिटी के साथ आपका क्या विजन है? अच्छा देखिए, जो हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, शौक तो एक अलग होगा। हम पहले इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की। अगर आप यहाँ पे देखें, आज मैं बहरिया और DHA की बात करूँगा, इस Airbnb पे इस टाइम जो अपार्टमेंट्स का बिज़नेस हो रहा है और रेंटल इनकम ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपके पास इतने सर्विस अपार्टमेंट्स या होटल स्वीट्स अवेलेबल नहीं है, और फिर साथ वो उस लेवल के ब्रांड्स के नहीं हैं, तो उसका गैप बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरी अब आपने बात वो जो शौक़ वाली की, उसको ज़्यादा मैं बीच में ऐड करूँगा, तो वो उस तरीके से इंशाल्लाह हम शौक़ अपना कंप्लीट कर रहे होंगे कि जब उसको हम एक नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी लेके जा रहे होंगे और इसके साथ साथ हम उसको एयरपोर्ट के करीब भी ला रहे होंगे। और एक हमने जो हमारा एक होम टाउन है चकवाल, वहाँ पे हमने एक बड़ा मेगा इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ उसमें पार्टनर्स हैं, बेसिकली वो US बेस्ड हैं, बिलोंग वो चकवाल से करते हैं। तो वो भी एक बिल्कुल मोटरवे के साथ एक पूरा रिजॉर्ट जो है हम उस पर लेकर आ रहे हैं। तो वो भी आपका जो है उस पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स लेकर आएंगे। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स लाने का मकसद ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ हमारी कनेक्ट होंगी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ्यूचर है। और फिर जो हमने अभी बेस्ट वेस्टर्न की अपने बात की, बेस्ट वेस्टर्न प्लस हमने फ्रेंचाइज उसको ऑन कर रहे हैं। तो वो हम जो उसकी हाइट बना रहे हैं बिल्डिंग की, वो 300 फीट हाइट है। टोटल 27 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें उसकी 12 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको इमेजिन करें कि अभी पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक भी होटल ऐसा नहीं है जो 300 फीट हाइट के ऊपर आपका जो ऑपरेशनल हो। तो अब आपका जो उसका सराउंडिंग का जो व्यू होगा सारा, वो आपका पूरा DHA बहरिया का है, वो भी आप एक देखेंगे सबसे ऊंची बिल्डिंग वो होगी। साथ आपका जो रिंग रोड है वो कनेक्ट होगा, आपका जो GT रोड है वो कनेक्ट होगा, आपका एयरपोर्ट कनेक्ट होगा, आपके सबसे बड़ी चीज़ के जो शॉपिंग हब है। और आपको ये चीज़ भी क्लियर हो कि जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हब है शॉपिंग का, शॉपिंग मॉल का, वो ये एरिया है DHA बहरिया, जिसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे गीगा मॉल का एक बहुत बड़ा मॉल मौजूद है। हम जो यहाँ पे जूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ख़ुद वो एक हमारा जो है 15 कनाल के ऊपर एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल है। ऊपर जो है 4 स्टार होटल होगा, उसके साथ एक डिमिनियन मॉल है। और इसी तरीके से अभी एक यहाँ पे जीटा मॉल जो है वो एक ऑपरेशनल हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक मॉल बनने जा रहा है जो डॉल्मेन मॉल है,
जो एक रीट मॉडल के ऊपर है। तो मकसद ये कि ये सारा जो एक मॉल्स का हब है वो आपका ये एरिया है। तो ये एरिया पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा मॉल का एरिया नहीं है। तो एग्जैक्टली जबकि लाहौर के साथ और कराची के साथ भी अगर आप कंपैरिजन करें, इवन इस्लामाबाद के साथ भी, ये जो एक हमारा ट्विन सिटी का भी ये जो एक सेंटर पॉइंट है, ये टोटली गेम चेंजर होगा। मिस्टर नुमान, बहरिया टाउन फेज 8 में आपका एक प्रोजेक्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, लिबर्टी टेरेसेस बाय एमजीसी। मैंने सुना है काफ़ी एक यूनिक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ऐसी क्या यूनिकनेस है जो एमजीसी ने इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट की है। इसमें तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बहरिया का एक आइकन है वहाँ पे उस लोकेशन पे है, और वाहिद एक ये प्लॉट है 5 कनाल का जो विदाउट सर्विस रोड है, और हमारा कॉर्नर प्लॉट है और इसकी हाइट भी 200 फीट होगी। तो अगर हम इसकी जो विजुअल से हाइट कंपैरिजन करें, ये तकरीबन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो वो रोड की डाउन साइड पे है ये बिल्कुल एक हाइटेड एरिया है। और इस पे जो लिबर्टी टेरेसेस, बेसिकली जो हमने रेस्टोरेंट के सारे टेरेसेस डिज़ाइन किए हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट का बिजनेस अलाउ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो टेरेसेस जो हैं आगे, सारा आपका जो व्यू लिबर्टी का है वो टोटली एक डिफरेंट होगा। अगर इस बिल्डिंग का एलिवेशन भी अगर आप देखें तो ये टोटली एक जो है यूनिक है, और एक सिंगापुर में बिल्डिंग है उससे जो है हमने कोशिश की है इसके साथ उसको एक जो है मैच करें। 100% तो डेफिनेटली उसका एक साइज़ डिफरेंट है, नहीं बिल्कुल उसको आप रेप्लिका नहीं कह सकते, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली इंस्पायर उससे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। जो फिर वही मैं कहूँगा जो यहाँ चीज़ें प्रैक्टिकल हों, और जो इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं उनके साथ भी टेरेसेस, प्राइवेट पूल, और फिर जो इसके रूफ पे हमने पूल और इसके जो रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत डिफरेंट है। तो ये एक लोकेशन वाइज जो है इसको हम प्रोजेक्ट को कहें तो ये एक बहुत आइडियल लोकेशन पे है। और इसमें अभी हमारा जो ये लिबर्टी टेरेसेस प्रोजेक्ट है ये एक प्री लॉन्च फेज़ में चल रहा है, और प्री लॉन्च फेज़ के अंदर हम जो प्री लॉन्च प्राइसेस हैं उसके साथ भी हमने वो 1% पेमेंट प्लान, 3% डाउन पेमेंट के साथ और 20% डाउन पेमेंट के साथ, और इस तरह से हमारे 90-10 पेमेंट प्लान, ये तमाम पेमेंट्स प्लान हमने लिमिटेड टाइम के ऊपर इसको प्री लॉन्च में भी इसमें हम जो है वो दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होगा, जो उसकी एक एप्रिसिएशन है वो एक जो हमारे कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं प्रोजेक्ट उससे बहुत डिफरेंट होगी। अच्छा, जब कोई भी क्लाइंट होता है वो एक डेवलपर पर जब ट्रस्ट करता है तो वो क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है उनकी डिलीवरेंस के ऊपर। तो एमजीसी के अभी तक ऐसे कौन कौन से डिलीवरेबल्स हैं जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? अच्छा, अभी जो देखिए हमने जो क्रेडिबिलिटी की बात की उसमें डेफिनेटली डिलीवर जो है वो डिलीवरी एक मेन पार्ट है। तो हमारा सबसे पहले बताऊंगा एमजीसी का जो डिवाइन हमारा प्रोजेक्ट है 12 स्टोरी, तकरीबन वो 3 कनाल पे था, वो हमारा डिलीवर है। उसके बाद MGC 5 हमारा जो है वो डिलीवर है, उस पर ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं। और लेकिन इसके साथ साथ जो क्रेडिबिलिटी की बात है चीज़ें क्योंकि देखिए बहुत से लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन अगर कल उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं है ना डिलीवरी के बाद, तो आप ये समझ लें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट करने के बजाय वो आपकी डेप्रिशिएट कर जाएगी। और मेन चीज़ जो है अभी जो करंट आगे सिनेरियो है सारा अगर हम देख रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिफरेंट लोग उसको अपने तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। जब एक थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वो मैनेज तो करता है लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादती करनी शुरू करता है। मतलब मैनेजमेंट की चार्जेस की आड़ में वो जो एक रेजिडेंट है वहाँ के या जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उनके लिए जो मैनेजेबल न रहें चीज़ें वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो हम इसकी एक तो मैनेजमेंट 100% खुद कर रहे होते हैं, और मैनेज करना भी उसके लिए पॉसिबल होगा जिसने क्वालिटी पे काम किया। तो अगर आप हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, मैं आपको सिर्फ डिवाइन की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने रॉफ्ट से लेके उसके एंड स्लैब तक एक एक लैब टेस्ट हमारे पास, चाहे वो स्टील है चाहे वो कंक्रीट है, उसका एक एक लैब टेस्ट हमारे पास मौजूद है कि एक स्टील की जो लेंथ है ना उसकी भी हम लोग ये इस चीज़ की एक गारंटी कर सकते हैं कि इसमें से वो भी एक तुम्हारे जो स्ट्रक्चर ड्राइंग उससे कम नहीं है। तो अगर हमने उसमें ऐसा कुछ किया हो तो हमने जिससे कमाया शायद हमारे लिए, मैं समझते नहीं कि वो हलाल है, वो वैसे भी नहीं है लेकिन हमारे लिए शायद हलाल ना हो। तो इस चीज़ को हमने समझना है। और दूसरी चीज़ कि फिर उसके बाद जो फिनिशिंग क्वालिटी है, नॉर्मली स्ट्रक्चर में तो लोग अक्सर कर जाते हैं कि ठीक है जी मेकअप ऊपर होगा, बिल्डिंग का वो कवर हो जाएगा। तो हमने इसको जो फिनिशिंग क्वालिटी है उसके अंदर भी बताऊँ तो अभी जैसे हम यहाँ बैठे हुए इस ऑफिस में, अभी एक ऊपर एक सीलिंग मौजूद है, तो ये जिप्सम की सीलिंग है।
तो जो आम प्लास्टिक पैलेस की घरों में सीलिंग्स हो रही हैं जो कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, ना रिकमेंडेड है हाई राइज पे, तो लोग वही यूज़ करते हैं। ज़रा सा भी अर्थक्वेक आया तो उसमें क्रैक्स आ रहे होते हैं और अल्लाह ना करे कहीं वो डैमेज होकर गिर जाए तो एक बंदे की डेथ के लिए वो सीलिंग भी गिरना काफ़ी है। तो हाई राइज में रिकमेंडेड नहीं है। पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, इवन कि डीएचए में जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे प्लास्टिक पैलेस की सीलिंग यूज़ की जाती है जो कि इससे 3 टाइम्स की प्राइस कम है। तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में सीलिंग जो है वो जिप्सम की मौजूद है। इसी तरीके से केबल्स हैं, जो केबल्स हैं वो आपकी XYZ कंपनीज की यूज़ की जाती है जिनकी प्राइसेस बहुत लो हैं। हमारे पास टोटल जो न्यू एज की केबल है जो पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, आप कहीं से भी उसको आप जो है वो पेंचर करें सीलिंग को, उसको चेक करें तो केबल हमारी जो न्यू एज केबल होगी। इसी तरीके से अगर हम टाइल्स की बात करें, मास्टर ब्रांड्स की टाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो डोर्स हैं, अभी मैं एक अपार्टमेंट में गया किसी जो है वो बिल्डिंग को देखने के लिए, फॉर सेल थी, तो उसमें जो अपार्टमेंट्स के मैंने वो डोर्स देखे तो एक आम प्लाई के हल्के से डोर्स, हल्के से लॉक। तो अब कुछ जो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें जो है वो एक सेमी सॉलिड डोर यूज़ करें, जबकि हमारा 100% सॉलिड डोर्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आपकी को 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा है एक आपके सेमी सॉलिड डोर से। तो वो इसी तरह से लॉक्स हैं, डिजिटल हैं। फिर जो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली जो मैं सीलिंग की बात कर रहा हूँ, या मैं आपको केबल की कल शॉर्ट सर्किट ना हो, एक क्वालिटी कि ये सब चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। कल जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज मैनेज एग्जैक्टली मैनेजमेंट जो है आपकी तभी पॉसिबल होगी ये चीज़ें। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ एक जो है लिफ्ट बिल्डिंग की, ये 2 बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। एक फायर फाइटिंग सिस्टम, मैंने जब डिवाइन के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे थे, एक की कोटेशन बस 9 मिलियन की थी और एक 3 करोड़ 90 लाख रुपए का था। हम उस पर जा रहे थे जो कि इंपोर्ट करवाया लगवाया। अब एक जस्ट आपने एक अदारों के NOC लेने के लिए आपने फॉर्मेलिटी के लिए इंस्टॉल कर दिया, वक्त आने पे काम ना करें। तो एक प्रॉपर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है जिसके अंदर तमाम ऑटो सेंसर्स मौजूद हों, वो इस बिल्डिंग के अंदर हमने इंस्टॉल की है। जब फिर लिफ्ट का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि बिल्डिंग्स का कल्चर जो वो 4-5 स्टोरी का था, जो हमारी मार्केट में आम लिफ्ट आती है ना वो 4-5 स्टोरी तक आती है। अब वो लोग क्या करते हैं कि उसी 4-5 स्टोरी की जो उसके पीछे बैक एंड पे सपोर्ट है मोटर्स की, वो ही उसी से वो 10 स्टोरी 11-12 स्टोरी तक लेके जा रहे होंगे। तो उससे क्या होगा, लिफ्ट आपकी स्लो हो जाएगी। आप नीचे वेट में खड़े हुए हैं, आपकी लिफ्ट 15-15 मिनट के वेट के बाद आएगी, ये प्रॉब्लम आएगा। या हमारे पास फिर जो लोकल यहाँ पे असेंबल्ड होती हैं या मैन्युफैक्चर होती हैं मोटर्स, उसमें क्या होता है कि लिफ्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसमें जाएं तो आप एकदम चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप उसको जाके उसका आप टेस्ट करें, उस जो हमारी हिटाची की इंपोर्ट की गई वहाँ पे लिफ्ट्स लगी हैं, उसमें आपको एक ज़रा सा फील भी नहीं आएगा कि आपको स्लो जा रहे हैं या आप बहुत तेज़ जा रहे हैं। तो मेन चीज़ के वो एक प्रॉपर बैलेंस जो है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जितनी स्टोरेज के लिए जितने स्टेशंस रिक्वायर्ड हैं उसके मुताबिक वो डिज़ाइन की गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने समझनी है। फिर इसी तरीके से हमने बिल्डिंग के अंदर तमाम एमेनिटीज़ जो हैं वो दी हैं, उसमें अब इन्फिनिटी पूल दी है, उसके साथ ना एक वाटरफॉल हमने डिज़ाइन की। तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे डिवाइन के अंदर वो सेल्स टीम कहती थी कि सर ये सिर्फ 3D में ये बनेगी भी। तो आज जाके देखिए जो हमारा 3D एलिवेशन है वही 100% ऑन ग्राउंड है, वही आपकी आर्टिफिशियल जो है वो एक वाटरफॉल जो है वहाँ पे मौजूद है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग लेके चलनी है। फिर इसी तरीके से ब्रांड्स की बात आ जाती है, कमर्शियल जो है वो लोग बना देते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, और जो लैंडलॉर्ड है वो अपने हिसाब से किसी को दे दिया सारा ख़राब हो गया। तो उसमें हम लोग ब्रांड्स लेकर आए। अब ब्रांड्स वहाँ पे चाय खाना, आपको पता है कि हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा फेमस ब्रांड है। फिर एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो है हमारा शगफ, जो एक अरेबिक कॉफ़ी है, तो वो भी आपका US में, UK में और दुबई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुबई बेस्ड ब्रांड है वो हम लेकर आए हैं। जो अरेबिक कॉफ़ी जो है उनका डिफरेंट उनकी डिशेस, मतलब टोटली एक वो यूनिक जो है उनका पूरा एम्बियंस और उनका जो टेस्ट है सारा। और फिर इसके बाद हमारे पास एक सोहो जापानीज़ जो फूड है उसका हम एक फूड ब्रांड जो लेकर आए। तो उसमें भी टोटली हम डिज़ाइन कर रहे हैं फूड ब्रांड्स को। तो लोअर ग्राउंड में हम एक प्लान कर रहे हैं मल्टी ब्रांड स्टोर्स को। तो एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेसिकली लेके चलना है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो है बिल्डिंग्स लेके चल रहे हैं। और जो हमारा MGC5 है वहाँ पे एक पूरा स्टाइलो शूज़ है, आपको पता है वो कंप्लीट हमने उनको दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट ब्रांड जो इंशाल्लाह प्लान कर भी रहे हैं। और विजुअल फिर हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे जो है वो एक टोटली डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ा हमारा ब्रांड है बेस्ट वेस्टर्न प्लस, वो तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। और इंशाल्लाह जो फ्यूचर के ब्रांड्स होंगे आपको एक डिफरेंट देखने को मिलेंगे उसमें इंशाल्लाह। अगर हम कंपैरिजन देखें दुबई की रियल एस्टेट मार्केट का और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है दुबई में इन्वेस्ट करने का।
तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त पे सिक्योर है इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है या दुबई में? देखिए, इसमें जो हम लोग पहले अगर आज से 25-30 साल या 40 साल पीछे जाएं तो एक घर में 3-3 फैमिलीज रह रही होती थी। फिर हम लोग थोड़े से ज़्यादा जो हैं हम लोग इनकम कह लें हमारी ज़्यादा हुई, हम लग्जरी की तरफ गए तो घर अलग अलग हम लोग बना रहे हैं, जितनी फैमिलीज हैं उतने घर हैं। तो फिर उसके बाद एक हुआ जी अब हम यहाँ पे एक फार्म हाउस भी रख लें, और फिर एक साथ आया जी अब हमारे पास हर सिटी के अंदर एक अपना अपार्टमेंट भी हो। तो अगर आपके पास देखें एक एक्स्ट्रा पैसा है तो आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करें तो ठीक है, आपकी एक प्रॉपर्टी है चीज़ है, लेकिन जो इस माइंडसेट के साथ है कि जी वहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल जाएगा और यहाँ पे कम है, ये टोटली गलत है। पाकिस्तान में जो पास्ट में एप्रिसिएशन मिल चुका है ना, वो तो दुबई में क्या शायद पाकिस्तान में भी अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले बहुत सी चीज़ें ओपन चल रही थी, जो हम ब्लैक पैसा कहते हैं, वो कहाँ से आया चीज़ें, तो एक चीज़ें यहाँ पे सिस्टमैटिक हो रही। जहाँ तक हम दुबई जैसे कंट्री की बात करें, वहाँ पे तो एक चीज़ बड़े सिस्टम में है, वहाँ पे तो आप एक चीज़ को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी एक मिथ बनी हुई है, कुछ हमारे सेल्स एजेंट जो यहाँ से उस मार्केट को कर रहे हैं, देखें जो हमारे पास ब्रोकर है या सेल्स एजेंट है वो अपनी प्रोडक्ट को ऊपर एफर्ट करेगा, वहाँ वाला जो वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एफर्ट करेगा। अब उसमें थोड़ी सी चीज़ों को ना हमने लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो हमारी इन्वेस्टमेंट का साइज़ क्या है। अब यहाँ पे जो एक आप अपार्टमेंट बाय कर रहे हो उतनी तो वहाँ डाउन पेमेंट भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं। और फिर एक चीज़ आ रही है, वो एस्क्रो अकाउंट है, उसमें पैसा जाना है, डेवलपर का सेफ है। वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो डिले नहीं होता, लेकिन बनता है, मिलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल वो टाइम पे मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आ जाएगा और आज आप कहोगे उसको बेचना है, वो आपका बेच लोगे और आपको बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम आ जाएगी। नहीं, वो तमाम चीज़ें आपको जो हैं वो एफर्ट्स जो है यहाँ पे वो करनी पड़ेंगी जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो आपकी कॉस्ट यहाँ पे आती है ना, वो कॉस्ट वहाँ पे आपको उससे ज़्यादा आती है। यहाँ पे एक हमें डराया जा रहा है कि ये टैक्सेस हैं। एक तो मैं क्लियर करूँ कि हाई राइज के ऊपर अभी सिर्फ 3% विद होल्डिंग टैक्स है जो आपने विद इंस्टॉलमेंट में देना है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान के मार्केट में। दुबई के अंदर कह रहे हैं जी 0% टैक्स, ओके, लेकिन वहाँ 4% DLD चार्जेस हैं जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस हैं। आपने वो 1 गो में पे करने हैं, ना कि इंस्टॉलमेंट में, तो 1% आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। आगे चलकर हम कह रहे हैं जी जो हमारा रेंट आएगा उसमें से विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाएगा या हमें FBR को टैक्स देना है। वहाँ पे आप मैनेजमेंट एक अलग थर्ड कंपनीज हैं जो आप मैनेजमेंट चार्जेस देते हैं, आप चाहे वहाँ पे रहें ना रहें आपको मैनेजमेंट चार्जेस देने हैं जो कि बहुत ज़्यादा। फिर आप यहाँ पे रहें और वहाँ पे जाके आपने जब उस चीज़ को पूरा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाना है या खुद जाके आपने उसको लुक आफ्टर करना है तो आपकी वो कॉस्ट है। अगर वो आप कंपैरिजन करें तो आपकी इनकम यहाँ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग एक ना जिस तरफ के हवा चलती है उस सब चले जाते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जब हम लाइन लग बनते हैं ना, जो जिधर लगाया उधर ही चले, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। देखिए अगर एक जगह पे आपने डाउन पेमेंट जितनी वहाँ जहाँ पे जितने का अपने यूनिट टोटल बाय करना है आपने उतनी वहाँ डाउन पेमेंट देनी है, भाई आप फिर क्यों इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हो। आप तो फिर एक रेडी चीज़ यहाँ पे ले लो, उससे आज ही रेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो आप यहाँ पे 10 यूनिट लो। अब आप 10 यूनिट्स को एक यूनिट से कंपैरिजन करो, एट द एंड आपकी एप्रिसिएशन क्या आती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ के एक अपार्टमेंट से वहाँ का हम एक अपार्टमेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ के एक अपार्टमेंट सपोज अगर वो 2.5 करोड़ रुपए का है, वहाँ वो अपार्टमेंट जो है वो 12.5 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो उसकी शायद सिर्फ 2.5 करोड़ डाउन पेमेंट है। तो अब हम कह रहे हैं उसकी इनकम अपार्टमेंट की मेरी इतनी आ रही, यहाँ तो इतनी आती थी। भाई इन्वेस्टमेंट साइज क्या है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे आना पड़ेगा। फिर वहाँ के जो बाय लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड करें। 2 साल आप जब बुकिंग करवाते हैं आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, डेवलपर तो करेगा ही नहीं, आप खुद भी नहीं कर सकते। आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 2 साल के बाद आप जाके वो आपको DLD अलाउ करेगा कि इसको आप मार्केट में रीसेल करना चाहो कर दो। और फिर जाके थोड़ा सा पहले रिसर्च करें, ना कि आप एक ब्रोकर की बात सुने, एक सोशल मीडिया की बात सुने। आप वहाँ पे जाके रिसर्च करें कि जो प्रॉपर्टी फॉरेन सेल होने वाली है वहाँ पे तो उस पर तो इंस्टॉलमेंट प्लान ही नहीं है, उस एरिया में इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। अब आपको जहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है साउथ दुबई साइड पे जो है या जो आपका वहाँ मैदान एरिया है, डिफरेंट वहाँ पे जो एरियाज़ हैं,
तो वहाँ पे जो उसका फ्यूचर है वो 2035 है, वो फ्यूचर उसका 2027-26 नहीं है। तो जहाँ पे 2026-2027 का जो फ्यूचर है वहाँ पे आपने अपने पैसा पूरा इन्वेस्ट करना है। तो अब अगर आप तो वहाँ पे रह रहे हो, आपने वहाँ पे ही फ्यूचर प्लान किया हुआ है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ज़रूर करें, आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान से कट हो जाऊँगा, आप नहीं हो सकते। अगर आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कंपैरिजन ज़रूर कर लें। आप एक 5 ईयर्स का प्लान बनाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ, बजाय कि आप एक बास्केट में डालें। तो आप कंपैरिजन कर लें। ये मैं बात गारंटीड कहता हूँ, आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको एप्रिसिएशन फ्यूचर में भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी जो इनलीगल तरीके से पैसा लेके जा रहे हैं, कि कोई ऐसे बीच में पैसे हैं कि जी हमारे पे ब्लैक है तो उसको हम इनलीगल तरीके से ले जाएं। भाई जब आप एक जगह पे यहाँ पे अगर ब्लैक पैसा है, आप जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको टैक्स पे करो, उसको लीगल करो। इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, आप साथ साथ उसको अपनी इनकम जनरेट करके अपने बुक्स में शो करो और अपने यहाँ पे एसेट्स बना के सिक्योर करो। अब आपने दुबई में को अपना एसेट रख लिया और अपनी यहाँ पे अपनी जो है वेल्थ स्टेटमेंट में उसको रिपोर्ट नहीं किया, आपने उसको हाइड किया। कल कोई लीक्स नहीं आ गई और आपका डाटा आ गया पाकिस्तान में, तो फिर आपको क्या, आप इस जो आपका ब्लैक का पैसा आपने उसको वाइट समझ के वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या आप बच जाओगे? आपको फिर भी प्रॉब्लम आएगा। फिर सिर्फ आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही पूछेगा, आपको मनी लॉन्ड्रिंग में भी पूछा जाएगा कि आपका पैसा कैसे बाहर गया। तो अभी जो एक हुंडी हवाले के थ्रू जा रहा है, बेसिकली ये एक इनलीगल है, मतलब एक लाई लगाम ना बने। इसको हमें सबसे पहले इसका लीगल स्टेटस क्या है, फ्यूचर में हमारा कंट्रोल कैसे है, और फिर जैसे अभी एक स्टेट ने आपको वीज़ाज में बैन लगाया है चीज़ें की, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर लें, तो उस ज़रूरत को पूरा करें कि मेरा एक दुबई में घर है, मुझे जाना है, मुझे रेंट पे नहीं लेना, मुझे रहना है, ठीक है, तो उसको कंपैरिजन कर लें फ्यूचर में आप जो है कि ये मुझे कितना अप्रिशिएट कर रहा है, बजाय कि जब 2008 में हुआ तो जब वो दोबारा हो तो उसके लिए जो हम दोबारा वेट करें 2008 के रिसेशन में, तो ये पोजीशन थी। लोग जो हैं वो आज भी उस लॉस को कवर नहीं कर पाए, स्टिल आज की डेट तक, उसके 20 साल गुजर जाने के बाद भी। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। तो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खा वो रियल स्टेट है, खा वो ट्रेड है, लेकिन एक हकीकत ये है कि अगर मैं चकवाल सिटी का हूँ ना, मैं यहाँ इस्लामाबाद में खुद नहीं बैठा हुआ ना, मैं इस मार्केट को नहीं अंडरस्टैंड करता। तो हमें देखना है कि अगर हम सराउंडिंग से निकल कर बड़े सिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कि वहाँ पूरे पाकिस्तान का बायर होगा, ओवरसीज़ बायर होगा, पूरी दुनिया का बायर आएगा, तो मेरी प्रोडक्ट ईजी सेल होगी। तो मैं गुजरात से उठ के, चकवाल से उठ के, या अटक से उठ के, या पेशावर से उठ के आके इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस्लामाबाद के मार्केट को बड़े लो बजट में। लेकिन जहाँ की मैं मार्केट वेरीफाई नहीं कर सकता, मुझे आइडिया नहीं है और मैं सुनी सुनाई बात पे जा रहा हूँ, तो ये अब मुझे खुद सोचना है कि मेरे लिए बेस्ट वे क्या है। तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो यही कहूंगा कि आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन पहले उसको इसी तरह से समझें जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जैसे आप उसको समझते हैं कि उसका कौन सा एरिया फ्यूचर में कितने टाइम में डेवलप होगा, उसको पहले मेजर कर लें आप, ना कि बाद में आप पछताएं। Mr. Rahman, जैसे कि MGC is also working on a very transparent module, बहुत सारे लोग भी चाहते हैं, चाहे वो डीलर कम्युनिटी है, रियल्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट से अटैच लोग हैं जो कि MGC के साथ काम करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट दे आर प्रोवाइडिंग। तो उन लोगों को कैसे वो लोग MGC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज पीपल? अच्छा, इसमें जो हमारी सेल्स टीम है पूरी, उनके साथ पाकिस्तान के हर सिटी से ही जो हैं वो हमारे रियल्टर जो हैं वो इन टच हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो उनके रिबेट्स बेनिफिट मिलते हैं उनको, वो भी उनको दे रहे होते हैं। लेकिन एक सिलेक्टिव जो नेटवर्क है वो मैं खुद डायरेक्टली देख रहा हूँ हर सिटी से। तो उसमें जो आपने पहले बात जैसे करे थे, हम हाई रेज की बात की, हमने फाइल्स की बात की, हमने विजन की बात की, तो बेसिकली जो एक ऐसा रियल्टर है या ऐसा ब्रोकर है कि जो समझता है फ्यूचर को, उसको मेजर कर सकता है, हाई राइज को अंडरस्टैंड करता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स को अंडरस्टैंड करता है, जो ऐसे आप समझ लें कि वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनके साथ ओवरसीज़ बहुत से क्लाइंट हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली भी देख रहा होता हूँ। तो हमने उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, उनसे 1-to-1 जो है वो एक मीटअप रख रहे होते हैं, उनके सिटीज़ में जाके हम रख रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल कनेक्ट करना चाहें तो पहले तो डेफिनेटली मेरे सेल्स टीम के थ्रू आते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले हैं, मेन चीज़ कि वो उनका जितना एक्सपोजर जिनका है ओवरऑल इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो वो
हम डायरेक्टली जो उसको मैं देख रहा होता हूँ, अगर मैं एक क्लाइंट के लिए हर टाइम फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि जो हमारी बैकबोन है हमारा रियल्टर, तो उसके लिए मैं ईजी जो है अवेलेबल ना हो, तो वो हर टाइम उनके लिए हम जो है वो हाजिर इंशाल्लाह। जहाँ तक अभी हम रियल्टर्स की बात कर रहे थे तो मिस्टर नुमान ने मुझे बताया कि दे आर ऑल्सो स्पॉन्सरिंग इवेंट्स फॉर दोज रियल्टर्स जो कि अलाइन करते हैं MGC के विजन के साथ। उनके लिए एक इवेंट जिसका नाम होगा 1% प्रॉपर्टी शो, और उसको स्पॉन्सर किया जाएगा मिस्टर नुमान, यानी कि MGC स्पॉन्सर करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज़ दिस बेसिकली। 1% प्रॉपर्टी शो बेसिकली तो हम डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे होते हैं। जो हमारी टीम बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस से विन करती है, सिटी वो सिलेक्ट करती है और हम उसको स्पॉन्सर करते हैं। डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को बुलाते हैं जो ऑफिस तक नहीं आ सकते, उनको वहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया है तो हम अपने जो डीलर्स हैं, ऐसे जो हमारे एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 है, तो उनको भी हम स्पॉन्सर कर रहे होंगे और माजी में हमने किए भी हैं ऐसे। वो अपने जो पोटेंशियल रखते हैं उसके मुताबिक वो उसको प्लान करें तो बिल्कुल उनके साथ MGC खड़ा होगा। जैसे कि हम पूछ रहे थे कि क्या एम्प्लॉयमेंट अगर कोई करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, सो आई गेस MGC इज गिविंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, चाहे वो पोटेंशियल बायर है या फिर पोटेंशियल रियल्टर है जो कि कनेक्ट होना चाहता है। सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू मिस्टर नुमान, वेरी ब्रीफ एंड वेरी थॉरो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू जी, आपका भी।